Welcome to Flamboyant Law. So in today's video we'll start with chapter 11 appointment and qualification of directors. सेक्शन 149 क्या बोलता है कि कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने चाहिए अ मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी एंड 2 डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी एंड 1 डायरेक्टर इन 1 पर्सन कंपनी. ये प्रोविजन है. मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए बट रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 15 डायरेक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं. देन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई क्लासेस या क्लास ऑफ कंपनी बनाती है, कुछ ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज होती हैं उसमें ऐसा वन मैंडेटरी है कि 1 वुमेन डायरेक्टर होनी कंपलसरी है. Then every company existing before commencement of the act उन्हें 1 साल के अंदर अंदर ये प्रोविजन से कंप्लाई करना पड़ेगा. एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा या जो भी करना है 1 साल के अंदर अंदर, जो इस एक्ट के इनैक्ट होने से पहले की जो कंपनीज हैं उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा. देन सारी कंपनीज में एवरी कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु इज़ अ रेजिडेंट इंडियन. रेजिडेंट इंडियन कौन होता है? हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 डेज. तो हर कंपनी में एक डायरेक्टर होना चाहिए रेजिडेंट इंडियन. देन जो भी पब्लिक कंपनी होती है, जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज होती है, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए. एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. तो डायरेक्टर बहुत सारे होते हैं. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, नॉमिनी डायरेक्टर होता है, एडिशनल डायरेक्टर होता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है. इस सब के बारे में भी पढ़ेंगे. विमेन डायरेक्टर होता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देन मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर होते हैं. तो जो मैंडेटरी होते हैं ना, वो विमेन डायरेक्टर एक तो है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनीज में, और कहीं कहीं हम देखते हैं कि नॉमिनी डायरेक्टर भी होता है जो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स नॉमिनेट करते हैं या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस नॉमिनेट करते हैं एक अपना डायरेक्टर कि जो उनके लिए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे. देन मूविंग फॉरवर्ड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर ये सब नहीं होता. इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जो कि पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी एंड ही शुड पोजेस रेलेवेंट एक्सपर्टीज. जिस चीज़ की कंपनी है उसमें रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे. पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए. ही शुड नॉट बी अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी. उसकी कोई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, उसमें कोई प्रमोटर नहीं होना चाहिए, या एसोसिएट कंपनी में या सब्सिडरी कंपनी में, उसकी पेरेंट कंपनी में. वो प्रमोटर और डायरेक्टर से कुछ रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए. अनबायस्ड फिर कैसे होगा? अगर रिलेटेड होगा तो बायस्ड हो जाएगा ना. तो वो रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, उनके रेफरेंस से आया हुआ ऐसा भी नहीं होना चाहिए. जिसका कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी से. कुछ भी उसका खुद का इंटरेस्ट हो, उसका कि कंपनी से कुछ भी उसका इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है, कंपनी से उसका इंटरेस्ट कॉन्ट्रावीन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी में भी नहीं होना चाहिए उसका कोई भी पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर. मतलब 2 साल तक, जब वो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ उसके 2 साल पहले तक कोई पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसका सब्सिडियरी कंपनी में या कंपनी के साथ भी. नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, उसके रिलेटिव्स भी होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी के में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उनके रिलेटिव्स का भी. देन इंडेप्टेड नहीं होने चाहिए कंपनी से या होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी से, या कोई गारंटी नहीं दी होनी चाहिए.
फॉर इंडेप्टनेस, या कोई भी पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप कंपनी से, उसकी सब्सिडियरी कंपनी से नहीं होना चाहिए, उसके रिलेटिव्स का भी, वो या उसके रिलेटिव्स कोई ऐसा पोजीशन नहीं होल्ड करनी चाहिए की मैनेजरल पर्सन्स की, और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए उस कंपनी में या फिर उसकी सब्सिडियरी कंपनी में इन द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, या फिर एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए उस कंपनी का फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर। कैसे एज एन एम्प्लॉय, सॉरी एज अ ऑडिटर, जो उस कंपनी में जो भी फर्म है ऑडिट करती है जो, उसका एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, या कोई लीगल कंसल्टेंसी अगर आउटसोर्स की हुई है किसी फर्म से लीगल कंसल्टेंसी करते हैं तो उसका कोई एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए 3 साल तक, लास्ट प्रीसीडिंग 3 साल तक। टोटल वोटिंग पावर होल्ड नहीं करनी चाहिए फॉर मोर देन 2% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मतलब वो और उसके रिलेटिव्स मिला के टोटल वोटिंग पावर 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी। वो और उसके रिलेटिव कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डायरेक्टर नहीं होने चाहिए ऑफ एनी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस कंपनी से कुछ भी ऐसा डोनेशन वगैरह रिसीव किया है 25% तक और मोर। अब नॉमिनी डायरेक्टर की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है एक्सप्लेनेशन में। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है कि जो भी अपॉइंटेड होता है बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कोई भी अदर पर्सन जिसका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए वो नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी होता है उसका ये तो हमने देख लिया कि क्या उसे, मतलब क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, देन क्या क्या क्राइटेरिया है जो कि प्रेजेंट होना चाहिए, देन कोई पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसका कंपनी में, ये सब पढ़ लिया। देन उसका टेन्योर क्या होना चाहिए ये देखते हैं। तो उनका टेन्योर जो भी नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं वैसे ही होना चाहिए, 5 साल तक, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक। देन अगर उसको रीअपॉइंट करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रीअपॉइंट हो सकता है, पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से ज़्यादा वो नहीं रह सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उससे ज़्यादा अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जब हो जाएंगे, मतलब 5 साल प्लस 5 साल 10 साल हो जाएंगे, उसके 3 साल तक वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वापस अपॉइंट नहीं हो सकता। 3 साल के बाद ही कैन बी अपॉइंटेड। अब ये जो की मैनेजरियल पर्सन्स हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कंपनी का जो भी ओमिशन होगा, कंपनी का जो भी एक्ट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही होंगे। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल होल्डर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो भी अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिनका जो भी अमाउंट होता है इन्वेस्टेड, नॉमिनल वैल्यू वो कितना होता है, नॉट मोर देन 20,000, तो वो होते हैं, वो अपने तरफ से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट करवा सकते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब अगर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है एओए में, कंपनी के एओए में, कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन है, तो जो सब्सक्राइबर होंगे ना, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होंगे मेमोरेंडम के, वो कहलाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर्स अनटिल डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए हो। और इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी जो इंडिविजुअल मेंबर है वो ही फर्स्ट डायरेक्टर कहलाएगा अनटिल डायरेक्टर अपॉइंट हो गए हों मेंबर्स के थ्रू। देन जो भी डायरेक्टर होगा वो कंपनी अपॉइंट करेगी इन जनरल मीटिंग ओनली, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे। देन नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अगर उसे DIN नंबर नहीं मिला हो। DIN नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है,
देन एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, उसे अपना DIN नंबर फर्निश करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में और ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो डिसक्वालिफाइड नहीं है टू बिकम अ डायरेक्टर। अगर कोई पर्सन ने अपनी कंसेंट नहीं दी रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज, तो वो डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो सकता। क्या कंसेंट देनी पड़ती है कि हाँ, आई गिव माई कंसेंट दैट आई शुड बी डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड नहीं करता है डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट, तो डायरेक्टर्स रिटायर होंगे बाय रोटेशन ओनली। 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स बाय रोटेशन रिटायर होंगे। जिस डायरेक्टर ने लॉन्गेस्ट सर्व किया होगा ना, वो एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऐसे रोटेशन के थ्रू वो रिटायरमेंट होता है उनका, और न्यू डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में फिर अपॉइंट हो जाते हैं। अब सेक्शन 153 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ DIN नंबर। अब DIN नंबर के लिए डायरेक्टर जो भी अपॉइंट हो रहे हैं वो इंडिविजुअल डायरेक्टर एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ DIN नंबर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देन विद इन 1 मंथ, उनकी एप्लीकेशन रिसीव होने के विद इन 1 मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 154 में उन्हें DIN नंबर अलॉट कर देगी। एंड आफ्टर गेटिंग द DIN नंबर, कंपनी को डायरेक्टर को विद इन 1 मंथ बताना पड़ता है अपनी कंपनीज को कि हाँ, उन्हें DIN नंबर मिल गया है। देन कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है कि ये डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है और इनका DIN नंबर ये है। अगर कंपनी फेल हो जाती है 157 के अंदर, देन DIN नंबर बताने के लिए रजिस्ट्रार को तो क्या कर सकते हैं, 100 रुपीज़ ईच डे का फाइन लगेगा इफ़ इट इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, और 1 लाख रुपए तक उनको फाइन लग सकता है कंपनी को। अब अगर कंपनी कोई रिटर्न फाइल कर रही है, देन उसमें भी DIN नंबर उनको सारे डायरेक्टर्स के मेंशन करने पड़ते हैं अंडर सेक्शन 158। 161 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स। अब जो भी एडिशनल डायरेक्टर होता है ना, उसका टेन्योर रहता है 1 साल तक का, एंड ही होल्ड्स ऑफिस टिल फ्रॉम 1 एनुअल जनरल मीटिंग टिल नेक्स्ट एनुअल जनरल। तो कभी भी अपॉइंट हो सकता है वो साल में, ज़रूरी नहीं है एनुअल जनरल मीटिंग पे ही हो, बट हाँ, उसका टेन्योर जो लास्ट करेगा वो एनुअल जनरल मीटिंग पे ही लास्ट करेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये पावर मिलती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब कोई भी डायरेक्टर 3 महीने से ज़्यादा इंडिया से बाहर है अगर, तो उसकी जगह पर एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। तो कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं इफ दे आर ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। तो उस डायरेक्टर के प्लेस पे एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। अब अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो उसकी जगह पर भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, पर वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स के जो जो क्राइटेरिया थे जो हम लोगों ने पढ़े थे 149 में, वो सारे फुलफिल होने चाहिए, तब वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए टू बी एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अगर वो डायरेक्टर इंडिया लौट आता है, 3 महीने से इंडिया से बाहर था इसलिए उसकी जगह पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया था, अगर वो इंडिया वापस आ जाता है, तो उसे जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है वो तब उसे रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर तभी तक रहेगा जब तक वो उस डायरेक्टर की जिसकी प्लेस पे वो अपॉइंट हुआ था, जब तक उसका टेन्योर था तब तक।
अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं तो एक नॉमिनी डायरेक्टर भी अपॉइंट हो सकता है, जो कि किससे अपॉइंट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है अपने बिहाफ पे, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है ताकि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। तो ये सब अपने लिए एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं अगर कंपनी का एओए परमिशन देता है तो। अब अगर इनमें से किसी भी डायरेक्टर की जो भी जगह है वो वेकेंट हो जाती है उनकी पोजीशन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी पोजीशन पे फिल करेंगे मेंबर्स का जनरल मीटिंग में परमिशन लेके। अब आते हैं 164 पे, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स तभी बनने चाहिए अगर उनमें ये सब चीज़ें जो कि प्रोवाइड की गई हैं ये सब ना हो। इफ a person shall be eligible to become a director if he is not of unsound mind, उसमें अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, या फिर उसकी कोई इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होनी चाहिए कोर्ट में, एप्लीकेशन पेंडिंग, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, देन कोर्ट से कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, उसने मॉरल टर्पिट्यूड का कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जिसकी 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा है, या फिर ट्रिब्यूनल ही कभी कभी डिस्क्वालीफाई कर देता है किसी किसी पर्सन्स को कि टू बिकम अ डायरेक्टर। देन अगर कोई शेयर कॉल्ड अप शेयर हो और उसने कोई पे नहीं किया हो किसी पर्सन ने और 6 महीने हो गए हो तब भी वो डायरेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं होता है। देन उसने कोई ऑफेंस किया हो, तो ये सब ऑफेंसेस नहीं किए हो तो वो क्वालिफाई होता है डायरेक्टर बनने के लिए। अब अगर कोई पर्सन है जो कि ऑलरेडी डायरेक्टर है या फिर डायरेक्टर रह चुका है और उस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न 3 साल के लिए फ़ाइन नहीं किए हो, डिफ़ॉल्ट किया हो, या फिर जो डिपॉजिट्स उन्होंने पब्लिक से एक्सेप्ट किए हैं डिबेंचर्स उन पे उसने डिविडेंड डिक्लेयर करके फेल हो गया और डिविडेंड पे करने के लिए, या रीपे नहीं किया और डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स का, वो डायरेक्टर अगर उसने ऐसा कुछ डिफॉल्ट किया है तो ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल तक, जब से वो कंपनी फेल हुई है ये सब डिफॉल्ट किए हैं उसके 5 साल। देन 165 क्या बोलता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितनी हो सकती है एक पर्सन की, तो एक पर्सन कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, तो अप टू 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है एक पर्सन, पर फुल टाइम डायरेक्टर सिर्फ एक ही कंपनी में हो सकता है। बाकी जैसे ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैं, नॉमिनी डायरेक्टर हैं, तो ये ऐसे करके 20 कंपनीज में, अप टू 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो अप टू 10 कंपनीज में, 10 पब्लिक कंपनीज में, और प्राइवेट भी अगर हैं तो मिला के 20। अगर सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी में वो डायरेक्टर है और दूसरी जो भी डॉटर कंपनी है उसमें भी डायरेक्टर है तो वो इंक्लूडेड रहेगा। या डोरमेंट कंपनी है उसमें डायरेक्टर है तो वो भी इंक्लूडेड रहेगा। देन ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है कि डायरेक्टर को जो भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इट शुड बी ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए कंपनी का ऑब्जेक्ट डायरेक्टर को प्रमोट करना चाहिए। ही शुड एक्ट इन गुड फेथ, सारे जो भी ड्यूटीज़ है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, ड्यू डिलीजेंस एंड विद ऑल द स्किल्स। देन ही शुड नॉट इन्वॉल्व इन सिचुएशन जो कि कंपनी के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट हो। कोई भी अनड्यू गेन या एडवांटेज नहीं करना चाहिए अपने रिलेटिव्स के लिए या खुद के लिए। ही शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस, किसी और को असाइन नहीं करना चाहिए। देन अगर डायरेक्टर को इस प्रोविज़न के
किसी भी सेक्शन से कॉन्ट्रावीन नहीं करना चाहिए। अगर वो करता है तो उस पर फाइन लग सकता है अप टू 1 लाख रुपीज़ विच शैल एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। अब सेक्शन 167 क्या बोलता है, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, कि अगर किसी भी डायरेक्टर का ऑफिस वेकेंट हो जाता है तो कब का वेकेंट हो सकता है, अगर वो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीज़ जैसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया या अनसाउंड माइंड का हो गया या उसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए 3-4 साल तक, या ट्रिब्यूनल से डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर हो गया, तो ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन अगर इनकर कर लिए तो वो डायरेक्टर शिप से उसकी जो भी पोजीशन है उसका ऑफिस वेकेंट हो जाएगा। या फिर अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से 12 महीने तक के लिए विदाउट सीकिंग लीव एब्सेंट है तो तब भी वो वेकेंट हो जाएगा उसका ऑफिस। अगर कोई वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आता है जिसमें वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इंटरेस्टेड है, उसका इंटरेस्ट है उसमें, कंपनी का इंटरेस्ट नहीं है, तो तब भी उसका डायरेक्टरशिप कैंसिल हो जाएगी। कोर्ट अगर डिक्लेयर कर देता है ट्रिब्यूनल ही उसको डिस्क्वालीफाइड तो वो हट जाएगा। देन वो अगर कुछ उसने ऑफेंस कर देता है या मॉरल टर्पिट्यूड का जिसकी पनिशमेंट 6 महीने से ज़्यादा है तो वो डायरेक्टर हट जाएगा। देन अगर ये कोई भी ऑर्डर पास हुआ है कोर्ट ट्रिब्यूनल की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन का या कोई भी ऑफेंस से वो कन्विक्ट हुआ है तो 30 डेज तक उसका ऑफिस वेकेट नहीं कर सकते हैं। देन अगर कोई अपील है, जब तक वो अपील, अगर 30 डेज में कोई भी अपील वो फाइल कर देता है तो जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाए एंड 7 डेज और नहीं हो जाए उस अपील के डिस्पोज ऑफ होने के बाद, तब तक नहीं कर सकते। अगर उसने कोई और अपील भी कर दी तो फर्दर अपील करी उसके डिस्पोज ऑफ होने के बाद ही उसका ऑफिस विकेट हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता बीच में। तो डायरेक्टर के ऊपर 1 साल से 5 साल का सज़ा होगी अगर उसने कोई भी इस सेक्शन के प्रोविजन से कॉन्ट्रावीन किया तो 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन लगेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है कि वो भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है अगर डायरेक्टर की सीट वेकेंट है तो, जब तक जनरल मीटिंग में दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक। फिर प्राइवेट कंपनी कोई भी ऐसा अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ग्राउंड डाल सकती है, अगर वो एक क्लॉज डाल सकती है, अगर ये किया किसी डायरेक्टर ने तब भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। देन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, तो कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर वो डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल ने अगर अपॉइंट किया है अंडर सेक्शन 242 तो उनका रिमूवल नहीं हो सकता, बाकी कोई भी डायरेक्टर का रिमूवल हो सकता है आफ्टर गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो सेकेंड टाइम रीअपॉइंट हुआ है तो उसका रिमूवल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही होगा। देन अगर कोई भी डायरेक्टर जो कि रिमूव हुआ होगा मीटिंग में तो उसको एक स्पेशल नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी जगह किसी और पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा उसके रिमूवल पे आफ्टर पासिंग एनी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी। देन जो भी न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है वो तब तक ही ऑफिस होल्ड करेगा जब तक कि जिसकी जगह पर वो रिप्लेस हुआ है उसका ऑफिस था, जब तक उसका टेन्योर था तब तक। अब जो भी पर्सन रिमूव हो रहा है इस सेक्शन के अंडर उसको कॉम्पनसेशन का राइट है, डैमेजेस का राइट है एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट का राइट है। और अगर कोई भी ऐसा डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगर कंपनी नोटिस के थ्रू सब डायरेक्टर्स मतलब सब मेंबर्स को भेज रही है कि इस डायरेक्टर को इस रीजंस की वजह से हटाया जा रहा है तो वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, अगर उसमें तो ट्राइब्यूनल वो स्टेटमेंट सर्कुलेट करने से मना कर सकती है कंपनी को। अब 170 क्या बोल रहा है कि जो भी डायरेक्टर्स हैं या की मैनेजर पर्सन्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग्स की कितनी उनकी होल्डिंग्स हैं, सिक्योरिटी की डिटेल्स, वो सब एक रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रजिस्टर में उनकी सारी डिटेल्स लिखनी चाहिए कि इस
सब्सिडरी कंपनी में जितनी भी होल्डिंग है, एसोसिएट कंपनी में जितनी होल्डिंग है उस डायरेक्टर की, वो सब एक डिटेल्स उसकी डायरेक्टर की रिटर्न होनी चाहिए। और 171 में अगर कोई भी पर्सन वो मांगता है, कोई भी मेंबर अगर उसके इंस्पेक्शन के लिए मांगता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर कि इस डायरेक्टर की सारी डिटेल्स दो कि कंपनी में क्या क्या होल्डिंग है, कोई भी मेंबर मांग सकता है, तो कंपनी को विद इन 7 days फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसकी कॉपी, विद इन 30 days सॉरी, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस पर्सन को। अगर इस सेक्शन के कोई, इस चैप्टर के कोई भी सेक्शन से कॉन्ट्रवीन होता है तो 50,000 तक का पेनल्टी लगेगी, और अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो 500 पर डे, मैक्सिमम अप टू 3 लाख रुपीज़ and 1 lakh rupees for an office. Then chapter 12, meetings of board of directors and its powers. So this section is very important, section 173। इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनी की जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है ना, वो फर्स्ट मीटिंग होनी चाहिए विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जब वो इनकॉर्पोरेट हुई थी उसकी 30 days तक, एंड मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग होनी चाहिए एक साल में, और हर 2 मीटिंग के बीच में 120 days से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑडियो विजुअल मोड के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में। तो कोरम ऑफ मीटिंग उससे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मेंटेन किया जा सकता है। अब 7 days का नोटिस देना चाहिए डायरेक्टर्स को टू अटेंड द मीटिंग। 7 days प्रायर का एटलीस्ट नोटिस देना चाहिए उसके रजिस्टर एड्रेस पे, डिलीवरी के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। अगर कोई भी शॉर्टर नोटिस दे रहे हैं तो वो अर्जेंट बिजनेस के लिए ही होना चाहिए, और उस अर्जेंट बिजनेस में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर कोई भी बोर्ड ऑफ मीटिंग में, मीटिंग ऑफ बोर्ड में अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट है, तो अगर कोई भी उस बोर्ड ऑफ मीटिंग में कुछ भी डिसीजन फाइनल हुआ है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रैटिफिकेशन के फाइनल करे बिना वो डिसीजन पास नहीं होगा। देन अगर ऑफिसर्स ने कोई भी गलती करी, मतलब नोटिस वगैरह प्रोवाइड नहीं करा इस सेक्शन के अंडर, ही शैल बी, तो वो लायबल होंगे फाइन के, पेनल्टी अप टू 25,000। और अगर 1 पर्सन कंपनी है उसमें 2 मीटिंग, एक साल के अंदर 2 मीटिंग कर सकते हैं। जो भी स्मॉल कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, तो उसमें अगर साल में 2 मीटिंग्स भी हो जाए, मतलब एक हाफ कैलेंडर ईयर में 6 महीने में एक मीटिंग, एंड देन नेक्स्ट 6 महीने में एक मीटिंग, और उसमें मिनिमम 90 days का गैप होना चाहिए, मतलब 90 days से ज़्यादा के गैप में ही मीटिंग होनी चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है उन्हें 4 मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मीटिंग में काम हो सकता है। देन कोरम ऑफ मीटिंग क्या है? तो कोरम ऑफ मीटिंग टोटल स्ट्रेंथ से, जो भी डायरेक्टर्स उनकी टोटल स्ट्रेंथ से 1/3 होना चाहिए, या 2 डायरेक्टर्स अगर जो भी ज़्यादा है, विच एवर इज़ हायर, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इधर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल मोड, या फिर उनका फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अब ये क्लॉज 3 क्या बोल रहा है कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उसमें जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं जिनके जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं उस जनरल जो मीटिंग हो रही है उससे, तो वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स अगर 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ज़्यादा हैं, तो फिर अगर मीटिंग में सिर्फ 2 ही जने प्रेजेंट हैं तो वो उससे, वो भी नॉन इंटरेस्टेड, तो उससे कोरम ऑफ मीटिंग नहीं कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो मान लो अगर 12 डायरेक्टर्स हैं और 10 उनमें से इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, तो रिमेनिंग 2 डायरेक्टर्स वुड नॉट नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट कोरम। मतलब उस 10 डायरेक्टर्स में से 2/3 क्या होगा, 4 डायरेक्टर्स कोरम बनाएगा, तो उनमें से अगर 2 डायरेक्टर आ गए वो कोरम नहीं बना पाएगा। बट अगर जो भी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, जो बचे 2 हैं, 12 में से जो 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं, वो कोरम ऑफ मीटिंग बना सकते हैं।
Then coming on to section 175, passing of a resolution by circulation. तो जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ मीटिंग में वो अगर सर्कुलेट नहीं हुआ तो वो पास नहीं माना जाएगा। तो सबको सर्कुलेट होना चाहिए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, डिलीवरी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए। एवरी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी में ये ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जो कि इंटरनल ऑडिट वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। और ऑडिट कमेटी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए विद 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। और ऑडिट कमेटी करेंगे क्या, इनका मेन काम क्या होगा? रिकमेंडेशन देंगे फॉर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑडिटर्स। रिव्यू करेंगे और मॉनिटर करेंगे ऑडिट का परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस की ऑडिट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जामिन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, रिपोर्ट्स को। देन अप्रूव करेंगे कोई भी मॉडिफिकेशन होगा ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनीज में। देन ये सब काम रहेगा ऑडिट कमेटी का। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी तो उसे ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स, नहीं तो वो वॉइडेबल होगा वो ट्रांजैक्शन। और अगर कंपनी ने कोई लॉस सफ़र किया उस डायरेक्टर की वजह से तो उस डायरेक्टर को पे ऑफ करना पड़ेगा वो लॉस। और क्या करेगी ऑडिट कमेटी? स्क्रूटिनी करेगी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स का, वैल्यूएशन करेगी एसेट्स ऑफ द कंपनी का, इवैल्यूएशन करेगी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट करेगी कंपनी का। जो भी फंड रेज हुआ है पब्लिक ऑफर के थ्रू उसका एंड यूज़ कहाँ हो रहा है ये सब मॉनिटर करेगी। ये ऑडिट कमेटी का काम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड को सबमिट होने से पहले ऑडिट कमेटी के पास आएंगे, वो स्क्रूटनाइज करेंगे। देन ऑडिट कमेटी मीटिंग्स में तो आ सकती है, प्रेजेंट हो सकती है, बट उनके पास राइट टू वोट नहीं होगा। और कौन सी कमेटी बनेगी? ऑडिट कमेटी हो गई। एक नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनेगी जो कि रेम्यूनरेशन, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका रेम्यूनरेशन, जो भी सीनियर मैनेजमेंट है उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगी। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेगी। तो ये हर लिस्टेड कंपनी में ये कमेटी बननी चाहिए और ऑडिट कमेटी भी हर लिस्टेड कंपनी में ही हमने देखा था। तो इसमें एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, 3 और मोर, और 1/2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। देन वो क्या क्या करेगी? वो लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन बनाए, रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगी डायरेक्टर्स का जो कि रिटेन करे डायरेक्टर के इंटरेस्ट को। देन रिलेशनशिप ऑफ रेम्यूनरेशन टू परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस का देखेगी कि परफॉर्मेंस से उनका रेम्यूनरेशन मीट हो रहा है क्या। और की मैनेजर पर्सन, सीनियर मैनेजमेंट, इनका एक इंसेंटिव भी डिसाइड करेगी कि कितना, अगर ज़्यादा अगर कंपनी ने ग्रो किया तो उन्हें इंसेंटिव मिलना चाहिए, वो भी डिसाइड करेगी। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स, अगर किसी कंपनी में है शेयर होल्डर्स 1000 से ज़्यादा, डिबेंचर होल्डर्स या फिर डिपॉजिट होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर्स एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उन्हें स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी भी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे और ये बोर्ड डिसाइड करेगी। तो कौन कौन सी कमेटी बनती है? ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, जो कि स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी और उनके जो भी ग्रीवियंसेस होंगे उनको डील करेगी। देन पावर ऑफ बोर्ड। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर कहाँ डिसाइडेड होता है? ऑलरेडी एओए एमओए में डिसाइडेड रहता है। तो क्या क्या पावर होता है उनका जनरली, या फिर कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है उसमें उनका पावर डिसाइड हो सकता है। तो क्या क्या कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे? रेजोल्यूशन पास करके या एमओए में लिख के, मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स फॉर द अनपेड मनी,
ऑथराइज बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज़ कर सकते हैं अंडर सेक्शन 68 की, बाय बैक कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी को मार्केट से. देन इशू सिक्योरिटीज डिबेंचर्स आउटसाइड या इन इंडिया, बोरो मनी, इन्वेस्ट फंड ऑफ द कंपनी, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ग्रांट लोन्स एंड गिव गारंटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, मॉर्गेज अगर कुछ प्रोवाइड करना, देन अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बोर्ड्स रिपोर्ट, देन बिजनेस को बढ़ाना, अमालगमेशन मर्जन रिकंस्ट्रक्शन करना, किसी कंपनी का टेक ओवर करना, एक्वायर या कंट्रोल एक्वायर करना किसी अनदर कंपनी का, या कोई भी ऐसा मैटर जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर में आता है. देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये किसी कमेटी को अपने पावर कुछ डेलीगेट भी कर सकते हैं. देन बैंक वगैरह में डिपॉजिट करना, ये सब बोरो मनी करना, ये सब भी कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर में ही आता है. देन अगर किसी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंट्रीब्यूट करना है, सॉरी, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो ऐसा कर सकते हैं एक रेजोल्यूशन पास करके एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी में इन्वेस्ट करें, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो कौन कौन सी कंपनीज पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती है, या फिर जिस कंपनी के लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर हुए हैं, मतलब इनकॉर्पोरेशन के 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो वो कंपनी भी नहीं कर सकती है. और कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सब शो करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट किया है. दैट्स इट. 182 में सिर्फ इतना ही है. तो इस चैप्टर में इतना ही था जनरली जो कि इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है प्रोविजंस. So next we'll start with chapter 13 in the next video. So till then, take care.